पेड़ पर अगर जरूरत से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियां टूटने लग जाती हैं। वैसे ही इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते को ही तोड़ना शुरू कर देता है। किस्मत और मेहनत दोनों में एक फर्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा हुआ होता है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जिसको लिखा भी नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाला महीना मार्च 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या होगा मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? वो ऐसी कौन सी शुभ घटनाएं हैं जो घटित होगी आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे आपकी राशि के अनुसार? आपकी जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, गोचर की कुंडली के अनुसार नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपकी संतान के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए आने वाला मार्च का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? ये सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव विराजमान रहेंगे, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। वहीं 14 मार्च तक सूर्य शनि के साथ विराजमान रहेंगे। 7 मार्च तक बुध भी सूर्य और शनि के साथ में विराजमान रहेंगे आपके लग्न भाव में। अगर राहु की बात करें तो राहु आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में, अपने परम मित्र ग्रह की राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र और मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। इसलिए जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, सबसे पहला भाव होता है उसे लग्न भाव कहा जाता है। और यह भाव हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है और यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए इस भाव को तनु भाव कहा जाता है। और वहां पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में कौन विराजमान है? 14 मार्च तक सूर्य देव शनि के साथ विराजमान रहेंगे और शनि इस समय अपनी अस्तवस्था में चल रहे हैं। सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि में विराजमान है, वहीं शनि अपनी स्व राशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो यहां पर ज्यादा कोई गंभीर समस्या तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जैसे एग्रेशन, अत्यधिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और हेडेक की समस्याएं आपको हो सकती है शुरुआती दिनों में 14 मार्च तक। वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा काम का लोड पड़ेगा, इसलिए आप काम के प्रभाव में आकर के अपने स्वास्थ्य को भूल जाएंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं ज्यादा काम के लोड के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को खराब न कर बैठे, इस विशेष बात को आप ध्यान रखना है। बाकी कोई बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य के हिसाब से होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि देव अपनी स्व राशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे और साथ में 7 मार्च तक बुध भी विराजमान रहेंगे। शनि और बुध ये परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। जैसे ही 14 मार्च का वो दिन होगा, सूर्य वहां से निकल जाएंगे, शनि का साथ छोड़ देंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके लव रिलेशन की, आपके प्रणय संबंधों की। दोस्तों, प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है
गोचर की कुंडली हो या लग्न कुंडली, 5वां भाव माना जाता है। विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव हमारे प्रणय संबंधों का माना जाता है और यही भाव हमारे संचित कर्म का भाव माना जाता है। और इसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध। और बुध की स्थिति मार्च के महीने में 7 मार्च तक बुध आपके लग्न भाव में केंद्र में विराजमान रहेंगे और 7 मार्च के बाद आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो अगर प्रेम प्यार में देखा जाए, प्रणय संबंधों में देखा जाए, तो 7 मार्च से पहले का जो समय है आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बन सकते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, वहां पर किसी से आपको प्रेम हो सकता है, या फिर आप पहले से प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, वहां पर शादी के योग, प्रबल योग बनने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन आपको यह कतई नहीं भूलना है कि मंगल और शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है। मंगल 16 मार्च तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र 7 मार्च तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब द्वादश भाव किसका है दोस्तों? द्वादश भाव 12वां भाव, ये खर्च का भाव माना जाता है, व्यय का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच में अन्य या पराया कोई आता तो नहीं है, या प्रेमी युगल के बीच अन्य पराया कोई आता तो नहीं है। अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो दाम्पत्य जीवन चल नहीं सकता और प्रणय संबंध, प्रेम जीवन चल नहीं सकता। और ये स्थिति मंगल और शुक्र जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि 12वां भाव अन्यत्व और परत्व के साथ ये यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए द्वादश भाव में सभी ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं सिवाय शुक्र के अलावा, क्योंकि शुक्र भी सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है और काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। इसलिए 12वें भाव में शुक्र सुफल प्रदान करते हैं। तो 7 मार्च तक सूर्य आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। जो भी प्रेमी युगल हैं, जो नए नए प्रेम के बंधन से बंधे हैं, उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है कुंडली का पंचम भाव ही बनता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, चतुरता के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। तो जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बुध की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि बुध लग्न भाव में शनि के साथ विराजमान रहेंगे और केंद्र में विराजमान रहेंगे। तो इसलिए बुध की स्थिति अच्छी है। आप कोई ना कोई बड़ा निर्णय अपनी पढ़ाई को लेकर के लेंगे, अपनी शिक्षा को लेकर के लेंगे। और उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो यह सुंदर अवसर है इस महीने आपके लिए। यहां पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय आप लेंगे, निर्णय शक्ति का विकास हो जाएगा और एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकने में काफी सहायता करता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, आपके सप्तम भाव की। दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और सूर्य केंद्र में विराजमान है। शनि हालांकि शनिदेव के साथ विराजमान है, लेकिन केंद्र में विराजमान रहेंगे 14 मार्च तक। और इनकी सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि सूर्यदेव की मानी जाती है और इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर, अपनी राशि सिंह राशि पर। इसलिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। अपनी राशि को, अपने भाव को देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता देखी जाएगी। आपके वैवाहिक सुख के लिए यह महीना अच्छा है। नव दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन साथ में शनिदेव भी विराजमान है सूर्य के साथ में, तो वहां पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके लिए, दोनों में तकरार हो सकती है, थोड़ी ईगो की समस्याएं आ सकती हैं। अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आपको इससे संबंधित, सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है। यही सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके कर्म का भाव माना जाता है, आपकी भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है। और यहां पर आपके व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक गति प्रदान मिलेगी। यहां पर आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। आप अपने व्यापार में कोई नवीनता लाना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर किसी भागीदार के साथ कार्य करते हैं, वहां पर किसी प्रकार का पहले से तनाव चल रहा था तो वो तनाव भी दूर होगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक सुख में, आपके भागीदारी में और आपके रोजगार में, आपके कार्य क्षेत्र में
कुछ न कुछ नया होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा इस आने वाले महीने में। अब बात करेंगे आपके भाग्य स्थान की। तो आपके जो भाग्यस बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र यहां पर प्रबल योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि शनि की दो राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थेश और भाग्येश बनकर के आपके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वो दूर होंगे और आपके अंदर धार्मिकता की एक भावना प्रबल होगी। आपको अपने गुरु का साथ मिलेगा, इष्ट देव का साथ मिलेगा और परम पिता परमात्मा का साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य शुक्र हैं और योग कारक बनकर के चतुर्थेश और आपके भाग्येश बनकर के आपके द्वादश भाव में विराजमान है 7 मार्च तक। लेकिन 7 मार्च के बाद भी शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में केंद्र में आ जाएंगे और शनिदेव के साथ आ जाएंगे, अपने परम मित्र ग्रह के साथ आ जाएंगे। यह भी समय आपके भाग्य के लिए, आपके व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके कार्यक्षेत्रों में निकाल लाने के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। और इस समय में आपका प्रमोशन अगर रुका हुआ था तो वो प्रमोशन फिर से बहाल होगा, आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते हुए प्रतीत होंगे। कुल मिला के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 काफी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ उपाय करने की जरूरत है। तो सबसे पहले उपाय क्या करना है, क्योंकि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह जो है वह है शुक्र। तो शुक्र के बीज मंत्रों का नियमित आप उच्चारण करें। ओम द्राम द्रीम द्रोश शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित आप जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाना ना भूले। प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को नियमित आप अर्घ दें और ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और सबसे प्रबल जो उपाय है वो है भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना। तो इसलिए भगवान श्री गणेश का जो मंत्र है ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विग्रह निग्रह शांतम पुष्टम कांतम नंदकम सुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र स्तुति स्तोमी परात्पम सुरपद दिनेशम च गणेशाय मंगलाय नमः इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। और भगवान श्री गणेश की कृपा एक बार हमें प्राप्त हो गई तो हमारे जीवन को संवारने के लिए और क्या चाहिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के